आज हम वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या हैं इस पर थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। कोई फलन वर्धमान कब है, कोई फलन ह्रासमान कब है, क्या कंडीशन है, कब हम कैसे हम ज्ञात करेंगे कि कोई फलन किसी अंतराल में वर्धमान है या ह्रासमान है। दो बातें होंगी, पहले कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन क्या है, दूसरा हम कैसे ज्ञात करेंगे कि किसी अंतराल में कोई फलन वर्धमान फलन है अथवा ह्रासमान फलन है। इसके लिए थोड़ा सा एक पूर्व ज्ञान की हमें आवश्यकता होगी, जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि प्रवणता, किसी रेखा की प्रवणता क्या है। हम जानते हैं किसी रेखा की प्रवणता है, कोई रेखा अगर धनात्मक एक्स एक्सिस से अगर थीटा कोण बनाती है, कोई रेखा धनात्मक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, कोई रेखा अगर धनात्मक एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता को हम n, प्रवणता या उसकी ढाल m को हम दर्शाते हैं m = tan ऑफ थीटा। यानी उस रेखा द्वारा धनात्मक एक्स एक्स से बनाए गए कोण के टेंजेंट को हम उस रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं। ये भी हमने देखा था, अगर उस रेखा पर बिंदु हमें इस प्रकार से पता है x1 y1 और बिंदु B x2 y2 में पता है, तो इस रेखा की प्रवणता m निर्देशांकों के पद में हो जाती है, उसका y निर्देशांक y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं इसे अगर x एक्सिस पर लंब डाल देता हूँ, इस बिंदु से इस पर लंब डाल देता हूँ, तो ये जो दूरी होगी, ये दूरी होगी हमारे पास, ये दूरी जो आपको अगर दिख रहा है, आप LM अगर दूरी कहते हैं, तो LM दूरी हमारे पास हो जाएगी x1 माइनस x2, और ये जो दूरी होगी हमारे पास, ये निशान है y1 और ये निशान है y2, तो ये जो दूरी हो जाएगी हमारे पास, इसे अगर मैं PQ अगर कहता हूँ उस दूरी को, तो PQ दूरी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर y1 माइनस y2। तो प्रवणता हम कहते हैं ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, दोनों समांतर हैं ये, तो इससे अपने आप इस रेखा की प्रवणता tan थीटा बराबर हो जाएगी लंब बट्टे, यानी PQ लंब बट्टे आधार, PQ बट्टे, अगर ये बिंदु B था, ये बिंदु अगर B था तो BP के बराबर होगी, PQ बट्टे BQ, और PQ दूरी हमारे पास ये है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। यहाँ से हमने इस रेखा की प्रवणता ज्ञात की है। दूसरी बात, किसी रेखा की प्रवणता धनात्मक और ऋणात्मक कब होती है। अगर ये रेखा जो परिक्रमण रेखा है वो धनात्मक एक्स से कोण बना, जिसकी हमें प्रवणता ज्ञात करनी है, अगर ये रेखा धनात्मक एक्स से न्यून कोण बनाती है तो उस स्थिति में इस रेखा की प्रवणता धनात्मक होगी। ये कैसे, हमें जानते हैं कि tan फलन जो है ये ऑल है साइन tan cos, यानी जो tan फलन है वो प्रथम चतुर्थांश में तो धन है और द्वितीय चतुर्थांश में वो ऋण है। अगर ये थीटा का मान, दूसरा हम प्रवणता को, क्योंकि हम प्रवणता m बराबर कह रहे हैं tan थीटा, अगर एक थीटा न्यून कोण है तो इसका मतलब इस थीटा का मान 0 से π/2 के बीच में होगा। अगर थीटा का मान 0 से π/2 के बीच में है तो tan जो है प्रथम चतुर्थांश में प्लस होता है, इसलिए प्रवणता जो है रेखा की वो धनात्मक होगी। अब ये परिक्रमण रेखा अगर धनात्मक एक्स से अधिक कोण बना देता है तो ये जो कोण है वो सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से अधिक हो गया। अगर परिक्रमण रेखा धनात्मक एक्स एक्स से अधिक कोण बनाता है तो उस रेखा की प्रवणता, क्योंकि tan ऑफ थीटा, अब थीटा यहाँ पर अधिक कोण हो गया, π/2 से अधिक हो गया है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो उस रेखा की प्रवणता ऋणात्मक हो जाएगी। एक बात तो ये है प्रवणता। दूसरा शब्द है अवकलज। अवकलज का अर्थ क्या है, अवकलज का अर्थ क्या है, इसका हम उपयोग करेंगे इसमें। यानी f' का मतलब क्या है, किसी फलन को किसी बिंदु पर अगर उसका अवकलज ज्ञात किया गया है फलन का, तो उसका मीनिंग क्या है, इसको समझे जरा सा। अगर ये कोई फलन है हमारे पास इस प्रकार से y = fx कोई फलन है, इस बिंदु पर फलन का मान, स्वतंत्र चर का मान c था सपोज, और इस बिंदु a पर, तो इस बिंदु के निर्देशांक a, वक्र पर इस बिंदु a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x निर्देशांक तो उसका c होगा, y निर्देशांक क्योंकि फलन y = fx है तो इसलिए हमारे पास y निर्देशांक हो जाएगा fc इस बिंदु के। अब स्वतंत्र चर में अगर थोड़ा सा परिवर्तन अगर h हो गया है, अब ये बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु है,
इसके निशान हो जाएंगे स्वतंत्र चर में परिवर्तन h हो गया। पहले स्वतंत्र चर का मान था c, अब स्वतंत्र चर में परिवर्तन होकर स्वतंत्र चर जो है स्वतंत्र चर पर इस बिंदु के निशान हो जाएंगे c प्लस h। स्वतंत्र चर में यहाँ x निर्देशांक जो होगा, ये स्वतंत्र चर का जो x निर्देशांक हुआ स्वतंत्र चर में परिवर्तन h हो गया। पहले स्वतंत्र चर का मान था c, अब स्वतंत्र चर में परिवर्तन h हो गया है। अब इस यहाँ पर स्वतंत्र चर का मान हो जाएगा c प्लस h। इसके संगत वक्र पर अगर बिंदु b है तो बिंदु b के निशान हो जाएंगे, x निर्देशांक तो c प्लस h है और इसका y निर्देशांक हो जाएगा f ऑफ c प्लस h। अब अगर इस जीवा AB को मिला देते हैं तो जीवा AB की प्रवणता बराबर हो जाएगा जीवा AB की प्रवणता। सिंपली हम जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 में मैं अगर दोनों अंश और हर में माइनस कॉमन ले लेता हूं तो तब इसको हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। तो जीवा AB की प्रवणता होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 बिंदु ये है f ऑफ c प्लस h और y1 बिंदु है f ऑफ c अपॉन x2 बिंदु है c प्लस h और x1 बिंदु है माइनस c। तो जीवा AB की प्रवणता हो जाएगी f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h। अब 1 मिनट के लिए यदि स्वतंत्र चर में परिवर्तन h बहुत क्षीण है, यानी इसे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं, यानी स्वतंत्र चर में परिवर्तन क्षीण हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h हो जाएगा। अब ये क्या है, अगर h टेंड्स टू 0 हो जाता है तो उस स्थिति में स्वतंत्र चर में परिवर्तन अगर क्षीण होता है तो ये जो बिंदु B है, यानी ये जो बिंदु आपको दिख रहा है ना, h का मान कम होता चला जाएगा, h टेंड्स टू 0 है तो h हमेशा c की ओर इस बिंदु पर आ जाएगा। तो ये वक्र पर ये बिंदु धीरे धीरे खिसकते a के संपाती हो जाएगा। कब? जब h टेंड्स टू 0 है। तो उस विशेष परिस्थिति में जब h टेंड्स टू 0 है तो ये जो जीवा थी वो जीवा नहीं रहेगी, अब वो इस वक्र के बिंदु A पर एक मात्र स्पर्श रेखा हो जाएगी। ऐसे वक्र पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, यानी ये जो जीवा AB थी क्योंकि B बिंदु A के संपाती हो गया। तो इस विशेष परिस्थिति में जब h टेंड्स टू 0 है तो ये जो जीवा है वो वक्र के बिंदु C पर स्पर्श रेखा हो जाती है और उस स्थिति में अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h वो जीवा AB की प्रवणता न होकर वो स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा बिंदु A पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। अब इसको क्या कहते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h क्या है, यही तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी बिंदु C पर अवकलज है, ये f डैश c से कहते हैं, f डैश c इसी को कहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h। यानी ये स्वतंत्र चर में परिवर्तन क्षीण है तो परतंत्र चर में परिवर्तन और स्वतंत्र चर में परिवर्तन के अनुपात को हम अवकलज कहते हैं बिंदु c पर, तो ये f डैश c के बराबर है। और बायां पक्ष जो है, अब ये जीवा AB की प्रवणता न होकर ये बिंदु C पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो अब बात ये हो गई, सिंपली अगर हम कहीं पर f डैश c लिख रहे हैं, f डैश c का अर्थ ये होगा, ज्यामितीय अर्थ ये हो गया कि बिंदु C वक्र के बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये अवकलज किसी बिंदु पर फलन के अवकलज f डैश c का ये अर्थ हुआ कि उस वक्र के बिंदु C पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को ये दर्शाता है। अब हम आते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन का अर्थ क्या है, और इसको हम किसी अंतराल में वर्धमान और किसी अंतराल में कोई फलन वर्धमान है और ह्रासमान है, कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस पे बात करते हैं। अब बात करते हैं वर्धमान फलन
की क्या परिभाषा है, वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन की हम बात करते हैं। कोई फलन f(x) किसी अंतराल में वर्धमान कहलाता है। कोई फलन किसी अंतराल में, वो अंतराल हो सकता है कोई भी, जैसे हमने क्लोज इंटरवल a to b कहा, ओपन इंटरवल a to b कहा, तो किसी अंतराल मैंने इन जनरल किसी उस अंतराल को I कह दिया है। तो कोई फलन y = f(x) परिभाषित है, हो सकता है y = 7x-3 है, y = sin x है, अंतराल क्लोज इंटरवल 0 to π है। तो इस प्रकार से किसी कोई फलन y = f(x) किसी अंतराल I में वर्धमान कहलाता है जब अंतराल I में हमारे पास कोई दो बिंदु इस प्रकार से हैं। x1 इज, अगर हम वो अगर फलन है तो उसमें स्वतंत्र चर और परतंत्र चर दोनों होंगे। यदि स्वतंत्र चर उसके अंतराल में कोई दो बिंदु x1 और x2 इस प्रकार से हैं, हमेशा होगा x1, क्योंकि वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या जो अंतराल है हमेशा वास्तविक संख्याओं का अंतराल है, एक वास्तविक संख्या दूसरे वास्तविक संख्या से अवश्य ही छोटी और बड़ी होगी। माना दो बिंदु ऐसे हैं कि x1 < x2 implies that f(x1) is less than equal to f(x2), यानी अगर स्वतंत्र चर का मान x1 जो है x2 से छोटा है तो f(x1) फलन का मान, बिंदु x1 पर फलन का मान और बिंदु x2 पर फलन के मान जो होंगे उनमें संबंध ऐसे होगा कि f(x1) is less than equal to f(x2) है फॉर ऑल, सभी x1 x2 बिलोंग्स टू I के लिए। तो हम कहते हैं जो फलन है वो वर्धमान फलन है। कैसे? ये फलन है y = f(x), इस पर दो बिंदु हमें ये दिखें, ये एक तो यह बिंदु मान लिया ये x1 है, ये बिंदु x2 है, ये बिंदु x2 है, सॉरी इसके संगत स्वतंत्र चर ये होगा x2। तो यहां पर फलन का मान होगा f(x1) और यहां पर इस बिंदु के संगत फलन का मान, इस वक्र पर अगर हम संगत बिंदु x1 के संगत बिंदु कहेंगे तो इसके निशान x1 f1 हो जाएंगे। x2 के संगत अगर फलन पर, इस फलन के ग्राफ पर हम बिंदु चाहिए तो इसके निशान हो जाएंगे x1 f(x2). तो हमें दिख रहा है x1 जो है ये हाइट है और f(x2) जो है ये हाइट है। तो हमें दिख रहा है कि पहली चीज जो है कि x1 के बढ़ने पर यदि x1 is less than x2 है तो सिंपली हमें दिख रहा है कि f(x1) is less than f(x2) है, एक चीज। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि x1 ये बिंदु है और x2 ये बिंदु है, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ये इसके संगत फलन का मान जो है f(x1) होगा, इस बिंदु x2 के संगत इस फलन का मान हो जाएगा f(x2). यहां पर हमें दिख रहा है f(x1) और f(x2) बराबर है। तो दो स्थितियां हैं, यदि x1 is less than x2 है तो f(x1) less than f(x2) भी हो सकता है और equal to f(x2) भी हो सकता है। इस परिस्थिति में हम ये कहते हैं कि फलन इस अंतराल I में वर्धमान है, यानी x1 स्वतंत्र चर के बढ़ने पर परतंत्र चर का मान या तो बढ़ रहा है, परतंत्र चर का मान या तो बढ़ रहा है या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये फलन जो है अंतराल I में वर्धमान है। दूसरी स्थिति है, एक शब्द और आता है निरंतर वर्धमान। कोई फलन किसी अंतराल I में निरंतर वर्धमान कब होता है? वो तब की स्थिति है यदि इस फलन के वक्र पर, यानी दो बिंदु x1 x2 इस प्रकार से हैं कि x1 is less than x2 implies that f(x1) implies that f(x1) is less than f(x2), यानी यदि x1 is less than x2 यानी स्वतंत्र चर का मान अगर बढ़ता है, यदि स्वतंत्र चर का मान बढ़ता है x1 is less than x2, तो जो परतंत्र चर है फलन का मान भी f(x1) is always less than f(x2), यानी फलन का मान निरंतर बढ़ता चला जाता है। ये पहले वाले स्थिति में ये था, स्वतंत्र चर का मान तो बढ़ा लेकिन परतंत्र चर का मान कांस्टेंट हुआ, घटा नहीं लेकिन कांस्टेंट रहा। उस स्थिति में हम ये कहेंगे इन दोनों बिंदुओं पर फलन के मान बराबर हैं। तो वर्धमान की स्थिति यह है कि x1 less than x2 implies that f(x1) is less than equal to f(x2). स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर परतंत्र चर का मान निरंतर बढ़ भी सकता है और अचर भी रह सकता है। इस तरह की अगर स्थिति है तो फलन कहलाता है ये वर्धमान है। यदि स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर परतंत्र चर का मान निरंतर बढ़ता रहता है, यानी x1 less than x2 always implies that f(x1) is less than f(x2), f(x1) is less than f(x2), तो हम कहते हैं कि फलन जो है निरंतर वर्धमान कर रहा है। कहां? अंतराल I में। जो बिंदु x1 x2 है अंतराल I में है।
अगला शब्द आता है ह्रासमान। कोई फलन किसी अंतराल में ह्रासमान कब है? मान लिया ये था फलन y इक्वल टू एफ एक्स और अंतराल I में ये फलन परिभाषित है। अब हम ये देखते हैं, ये बिंदु x1 है, ये बिंदु हमारे पास x2 है। तो स्वतंत्र चर का मान तो बढ़ा, स्वतंत्र चर का मान x1 से x2 हो गया, स्वतंत्र चर का मान बढ़ा, परंतु परतंत्र चर का मान घट गया। अगर परतंत्र चर का मान घट गया, एक स्थिति तो यह है। दूसरी स्थिति यह है कि एक बिंदु, एक यहां पर हमें देखा, मान लिया बिंदु यहां पर है, ये जो फलन था पहले घटा, फिर यहां पर फ्लैट हो गया। यहां पर ये फलन का मान, स्वतंत्र चर का मान तो बदल रहा है, लेकिन जो फलन का ग्राफ है वह एक्स एक्सिस के समांतर है। एक्स के मान बदलने पर भी वाई का मान नहीं बदल रहा है। तो यानी ये बिंदु अगर x1 है, ये बिंदु x2 है, तो हमें दिख रहा है x1 इज लेस देन fx2, लेकिन fx1 इज इक्वल टू fx2। यहां पर फलन का मान x1 के संगत फलन का मान fx1 होगा। इस अंतराल में, वक्र के इस भाग में x1 और x2 दो बिंदु अगर हैं हमारे पास, तो x1 इज लेस देन x2 है, लेकिन यहां पर x1 के संगत फलन का मान x1 fx2, x2 के संगत फलन का मान fx2 दोनों बराबर है। मतलब ये हुआ कि x1 लेस देन x2 implies that दो स्थितियां हैं। तो यहां पर fx1 हमें दिख रहा था ज्यादा था, यहां पर हमें दिख रहा है fx2 का मान कम है इस अंतराल में। तो x1 इज लेस देन x2, स्वतंत्र चर का मान x1 कम था, परतंत्र चर का मान, ये स्वतंत्र चर का मान x1 जो है x2 से कम है, x1 इज लेस टू x2, implies that fx1 इज ग्रेटर देन fx2। एक सिर या फिर बराबर भी हो सकता है fx1 और fx2 का मान। तो इस स्थिति में यह कहलाता है कि फलन अंतराल I में, फलन जो था वो अंतराल I में कैसा फलन है? ये ह्रासमान फलन है। यानी स्वतंत्र चर का मान बदलने पर, स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर परतंत्र चर का मान हमें दिख रहा है या तो घट रहा है या अचर रह रहा है। तो इस अंतराल में फलन कहलाता है कि अंतराल I में फलन ह्रासमान है। उसी के विपरीत यदि स्वतंत्र चर का मान घटने पर परतंत्र चर का मान, यदि स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर, सदैव स्वतंत्र चर का मान x1 से x2 हो गया, यदि स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर परतंत्र चर हमेशा घट रहा है, यानी x1 लेस देन x2 implies that fx1 is always greater than, दिख रहा है fx1, ये बिंदु इस x1 के संगत फलन का मान यहाँ पर fx1 है और x2 के संगत फलन का मान यहाँ पर fx2, तो ये हाइट इस हाइट से कम है। तो x1 लेस देन x2 implies that fx1 is greater than fx2, तो फल कहलाता है वो अंतराल I में निरंतर ह्रासमान है। तो चार शब्द हमने यहाँ उपयोग किए। एक है वर्धमान फलन, यदि स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर x1 is less than x2 implies that fx1 is less than equal to fx2, यानी स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर परतंत्र चर का मान या तो बढ़ रहा है या बराबर रहता है, तो फलन जो है वर्धमान कहलाता है अंतराल I में। फलन निरंतर वर्तमान कहलाता है यदि स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर x1 is less than x2, स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर परतंत्र चर का मान भी निरंतर बढ़ता रहता है, यानी fx1 is less than fx2, तो अंतराल I में फलन कहलाता है कि निरंतर वर्तमान है। अब आता है ह्रासमान, यदि स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर परतंत्र चर का मान घटता है, दिख रहा है fx1 is greater than equal to fx2, स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर परतंत्र चर का मान या तो घटता है fx1, यानी fx1 का मतलब हुआ यहां पर ज्यादा था, अब fx2 पर कम हो गया है, परतंत्र चर का मान या तो घटता है या बराबर रहता है इस अंतराल में, तो फलन कहलाता है कि ह्रासमान है। यदि स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर परतंत्र चर का मान सदैव घटता है, ये fx1 मान है, x1 फलन का मान था, यहां पर फलन का मान है x2, यानी स्वतंत्र चर बढ़ा परतंत्र चर घटता चला गया, तो कहलाएगा कि फलन इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। अब एक चीज हमारे पास रहती है कि किस अंतराल में फलन, यानी फलन जो है किसी अंतराल में कब ह्रासमान है, कब ये वर्धमान है, इसकी कंडीशन क्या है, इसको करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो अब देखते हैं कि फलन कब किसी अंतराल में कब वर्धमान है, कब निरंतर वर्धमान है, कब ह्रासमान है और कब
निरंतर ह्रासमान है। ये 4 कंडीशन को हम देखते हैं। कोई फलन क्लोज इंटरवल ए बी में वर्धमान है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यदि ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये फलन इस अंतराल में क्लोज इंटरवल ए बी में वर्तमान है। अगर इस पूरे क्लोज इंटरवल ए बी को हम अगर कंसिडर करते हैं तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस क्लोज इंटरवल ए बी में फलन वर्तमान होगा यदि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं पूरा अंतराल देखता हूं क्लोज इंटरवल ए बी, तो बिंदु ए और बी पर एफ डैश एक्स का मान इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इसलिए हम इसको केवल ग्रेटर देन इक्वल टू ही कहते हैं। तो किसी फलन के किसी क्लोज इंटरवल ए बी में या ओपन इंटरवल ए बी में वर्तमान होने के लिए जो कंडीशन होगी वो होगी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर क्लोज इंटरवल ए बी की बात करते हैं तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब ये हुआ, ये कोई फलन था y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये वर्तमान फलन है। दिख रहा है कि फलन पहले ये बढ़ा, x का मान बढ़ने पर इस फलन का मान भी बढ़ा, y का मान बढ़ा, लेकिन एक स्थिति यहाँ आई, इस अंतराल में हमने देखा स्वतंत्र चर का मान बढ़ा लेकिन परतन चर का मान अचर रहा है। अब हम ये देखते हैं किसी बिंदु पर इस अंतराल में अगर हम ये फलन दिख रहा है हमें, इस अंतराल में ये जो फलन था यहाँ से यहाँ तक ये फलन जो है निरंतर बढ़ता चला गया, फिर ये फलन यहाँ अचर हो गया, फिर ये फलन बढ़ रहा है, इस तरह के फलन को हम वर्तमान फलन कहते हैं। अब इस अंतराल के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचते हैं तो ये स्पर्शरेखा धनात्मक एक्सिस से न्यून कोण बना रही है, यानी इस अंतराल के किसी भी बिंदु x के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमें दिख रहा है एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है वो धनात्मक होगी, क्योंकि ये धनात्मक एक्स एक्स से न्यून कोण बना रहा है। अब इस अंतराल में हम देखते हैं कि जब x का मान बढ़ रहा है तो ये y कांस्टेंट वक्र जो है x एक्सिस के समांतर है, तो यहाँ पर जो ये स्पर्श रेखा होगी वह स्पर्श रेखा x एक्सिस के समांतर होगी इस अंतराल में। अगर x एक्सिस के समांतर है तो थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू पाई होता है, तो tan 0 और tan पाई का मान हमें जानते हैं कि 0 होता है। तो हमें देखा अगर पूरे अंतराल I को देखते हैं, फलन जहाँ से जहाँ तक परिभाषित है वहाँ हमने देखा कि कुछ कहीं कहीं पर तो हमें दिखा कि स्पर्श रेखा जो है धनात्मक एक्स एक्सिस से न्यून कोण बना रही है, ये यहाँ भी न्यून कोण बनाएगी, और कहीं पर स्पर्श रेखा धनात्मक एक्सिस से 0 का कोण बना रही है। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणताएं क्रमशः हमारे पास होगी, यानी जो एफ डैश एक्स होगा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता एफ डैश एक्स होगा चर बिंदु पर, ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो किसी फलन के वर्धमान होने के लिए सदैव हमें दिखेगा कि उस अंतराल में फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और दूसरी स्थिति में अगर फलन निरंतर वर्धमान है किसी अंतराल I में, तो आप इस फलन को देखिए, ये स्वतंत्र चर के बढ़ने पर इस फलन का मान निरंतर बढ़ रहा है, ये निरंतर वर्धमान फलन है। तो निरंतर वर्धमान फलन के अंतराल में किसी भी बिंदु पर आप अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा सदैव धनात्मक एक्स एक्स से न्यून कोण बनाएगी। इसलिए प्रत्येक बिंदु पर x पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 की भी जरूरत नहीं है। तो निरंतर वर्धमान होने की जो कंडीशन है वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है जो हमने कहा, और निरंतर वर्धमान होने की जो कंडीशन है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है जो हमने यहां पर कहा। अब बात आती है ह्रासमान फलन। अगर ये ह्रासमान फलन है, स्वतंत्र चर का मान बढ़ने पर परतन चर का मान पहले घटा, हो सकता है कहीं पर वो कांस्टेंट भी हो गया, स्वतंत्र चर का मान तो घटा लेकिन परतन चर का मान यानी फलन का मान अचर रहा और फिर फलन का मान घटने लगा, तो इस प्रकार जो फलन होता है वो फलन कहलाता है ह्रासमान फलन। इसमें कंडीशन देखते हैं कि ह्रासमान फलन के लिए क्या हो रहा है कि किसी भी इस ह्रासमान फलन, जिस अंतराल में ये ह्रासमान फलन परिभाषित है, इस अंतराल में किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा धनात्मक एक्स एक्सिस से अधिक कोण बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर तो इसने अधिक कोण बनाया तो हमें दिखाएगा कि एफ डैश एक्स अधिक कोण बनाया, तो इसकी प्रवणता किसी भी बिंदु पर प्रवणता लेस देन 0 होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ बिंदु ऐसे भी होंगे जहां पर हमने देखा कि ये जो फलन है वो अचर है, स्वतंत्र चर का मान तो बदला लेकिन परतंत्र चर का मान नहीं बदला, यानी फलन का मान नहीं बदला।
चर का मान तो बदला स्वतंत्र चर का, लेकिन फलन का मान नहीं बदला। अगर इस अंतराल में हम देखते हैं कि ये जो वक्र का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के समांतर है, तो अगर किसी भी बिंदु पर हम स्पर्शरेखा खींचेंगे वो इस वक्र के ग्राफ के साथ ही संपाती होगी, यानी एक्स एक्सिस के समांतर होगी। अगर ये एक्स एक्सिस से समांतर होगी तो ये रेखा यानी ये स्पर्श रेखा है वो धनात्मक एक्स एक्सिस से जीरो या पाई कोण बना रही है, जीरो कोण बना रही है। कहिए आप ये जीरो कोण अगर बना रहा है तो फिर हमें देखेंगे कि इसकी प्रवणता यानी एफ डैश एक्स इस अंतराल में लेस देन या इक्वल टू जीरो होगा। तो ह्रासमान किसी फलन को किसी अंतराल में ह्रासमान होने की जो कंडीशन है वो है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। और फिर आती है निरंतर ह्रासमान होने के लिए, तो निरंतर ह्रासमान जो फलन है ये है। तो इस फलन के इस अंतराल में किसी भी बिंदु पर आप स्पर्शरेखा खींचिए वो सदैव धनात्मक एक्स एक्सिस से अधिक कोण ही बनाएगा। तो ह्रासमान फलन के लिए प्रत्येक बिंदु पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा। तो ये कंडीशन हुई चौथी। तो चार कंडीशन है। कोई फलन किसी अंतराल I में वर्तमान होगा यदि उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। वह निरंतर वर्तमान होगा यदि उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। ठीक हो गया। अब आते हैं निरंतर ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान। कोई फलन किसी अंतराल I में ह्रासमान है यदि उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, और फलन इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान कहलाता है यदि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है। इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो हम कहेंगे कि फलन जो है इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। कहीं पर हमें ये दिखाई देता है कि स्वतंत्र चर का मान जो फलन का ग्राफ था, फलन जो है कभी बढ़ा फिर कांस्टेंट हो सकता है और फिर कभी घटने भी लगा इस अंतराल में। तो मतलब फलन कभी इसी अंतराल में किसी अंतराल I में कभी फलन वर्धमान था और कभी फलन ह्रासमान हो गया, तो हम इस अंतराल में इस फलन को न तो वर्धमान कहते हैं और न ही ह्रासमान कहते हैं। क्या होगा, कहीं पर आप जब निकाल रहे हैं किसी अंतराल में, उस अंतराल में कहीं पर एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन जीरो दिखेगा, आप कहेंगे कि इस अंतराल के कुछ बिंदु पर फलन जो है निरंतर वर्धमान है। उसी अंतराल में देखेंगे कि कहीं पर फलन जो है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, यानी उसी अंतराल के कुछ बिंदु पर फलन का मान यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आता है। तो हम कहेंगे कि इस अंतराल में, इस अंतराल I में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ये तीन चार बिंदु हैं इसमें हैं। तो इस पर एक सवाल करेंगे।